जो आज हम व्यावसायिक अध्ययन में पढ़ेंगे अध्याय 17 स्कंद विनिमय एवं सेबी। इसमें हमने परिभाषा और इसके विशेषता वगैरह पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे सेबी के उद्देश्य और कार्य। सेबी के प्रमुख कार्य को हम कुछ निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं, जिसमें पहली बिंदु है संरक्षात्मक कार्य। संरक्षात्मक कार्य यानी हमको संरक्षण प्रदान करती है। तो संरक्षात्मक कार्य के भी कुछ बिंदु हैं, जिनमें हम पहले बिंदु की बात करें तो पहला बिंदु है निवेशकों के हितों का संरक्षण। निवेशकों के हितों का संरक्षण में हम पढ़ेंगे कि सेबी का एक प्रमुख कार्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। जो भी निवेशक होते हैं उनके हितों की रक्षा का कार्य सेबी का कार्य होता है। इसके बाद संरक्षण कार्य में दूसरा कार्य है अनुचित व्यवहारों पर नियंत्रण। जो भी अनुचित व्यापार या व्यवहार हैं उन पे नियंत्रण करने का कार्य भी सेबी का है। अतः हम कह सकते हैं कि सेबी का एक प्रमुख कार्य प्रतिभूतियों के बाजारों से संबंधित जो अनुचित व्यापार या व्यवहार हैं उनको वो समाप्त करता है, उनको ख़त्म कर देता है। इसके बाद इसके अगला जो कार्य है वो है आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब है प्रतिभूति बाजार से संबंधित जो भी नियम बनाए गए हैं, जो आचार संबंधित संहिता हैं उनको लागू करना, ये कार्य भी सेबी का ही है और सेबी के माध्यम से ही ये कार्य किए जाते हैं। अब ये तो मैंने बताया संरचनात्मक कार्य में, और दूसरा कार्य है संचालन संबंधी कार्य। संचालन संबंधी कार्य का मतलब है जो भी मैंने प्रतिभूतियों का या जो सेबी संस्था या ऋण पत्रों का जो बेचने खरीदने के कार्य संबंधी जो संचालन का कार्य होता है उसे कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इस चीज़ के बारे में हम इसे पॉइंट में पढ़ेंगे। तो संचालन संबंधी कार्य में सबसे पहला कार्य होता है कार्यों का नियमन एवं पंजीयन। कार्यों का नियमन एवं पंजीयन के अंतर्गत इसमें स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर हस्तांतरण एजेंट, ट्रस्टीज, मर्चेंट, बैंकर्स आदि कार्यों का नियमन करना है। मतलब ये जितने भी मैंने आपको बताए कार्य जो भी है स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर हस्तांतरण एजेंट, ट्रस्टीज, मर्चेंट ब्रोकर्स, ये सब कार्य का नियमन करने का कार्य सेबी का कार्य होता है। संचालन संबंधी कार्य में दूसरा कार्य होता है व्यवसाय का नियमन। व्यवसाय के नियमन में स्कंद विनिमय तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करने का कार्य भी सेबी संस्था करती है। तो इस तरह से ये तो हो गया व्यवसाय का नियमन का कार्य। तीसरा इसमें है निवेश योजनाओं का पंजीयन। निवेश योजनाओं का पंजीयन में म्यूचुअल फंड्स की जो सामूहिक निवेश की योजना होती है उसको पंजीकृत करने का कार्य और उनका नियमन करना, ये कार्य भी सेबी संस्थाओं का होता है। इस तरह से सेबी संस्थाएं जो है निवेश योजनाओं का पंजीयन का कार्य करते हैं। अब हम इसके डी नंबर में आते हैं, यानी इसके जो अगला कार्य है उस कार्य को हम
मान्यता का अधिकार। मान्यता का अधिकार में किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी का ही होता है। यानी सेबी के माध्यम से ही किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्राप्त होती है, वरना उसे मान्यता नहीं मिल सकती है। फिर इसके जो अगला कार्य है वह है निरीक्षण एवं अंकेक्षण। प्रतिभूतियों के बाजार में जो भी कार्यरत विभिन्न संगठन हैं, संगठनों के कार्यकलापों का निरीक्षण करना, उनका अंकेक्षण करना, उनकी सुव्यवस्था करना, ये सभी कार्य सेबी करते हैं। तो आपने देखा कि संचालन संबंधी कार्य में जो कार्य हैं वो हैं कार्यों का नियमन एवं पंजीयन करना, फिर व्यवसाय का नियमन करना, फिर निवेश योजनाओं का पंजीयन करना, फिर मान्यता का अधिकार और फिर निरीक्षण एवं अंकेक्षण के अधिकार। और हम इसके बाद इसके दूसरे और भी कार्य हैं उसको हम देखेंगे। तो तीसरा जो कार्य है वो है विकास संबंधी कार्य। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि सेबी संस्था या जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने का कार्य करते हैं, उनके विकास संबंधी कार्य भी सेबी संस्थाएं करती है। तो इसमें पहला है प्रशिक्षण एवं शिक्षा। प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सेबी संस्थाएं जो है वो प्रतिभूतियों को बाजार से संबंधित लोगों को प्रशिक्षित करती है और निवेशकों की शिक्षा की व्यवस्था करती है, शिक्षा के लिए वो प्रोत्साहित करती है। इस तरह से प्रोत्साहित करने का कार्य भी सेबी संस्थाएं करती है। इसके बाद विकास संबंधी कार्य में दूसरे कार्य हैं शोध कार्य। शोध कार्य उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो भी मतलब उद्देश्य आपने बनाए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शोध एवं अध्ययन का कार्य भी सेबी द्वारा किया जाता है। मतलब स्पष्ट कह रहा है कि जो भी आपके उद्देश्य हैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सेबी संस्थाएं करती है। फिर अगला कार्य है प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना मतलब अपने कार्य को और प्रोत्साहन देना, आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति करने के लिए उत्साह देना। तो सेबी का एक कार्य स्वयं नियमित संगठनों को प्रोत्साहित करना है। सेबी का जो कार्य है ये भी है प्रोत्साहन देना। आपके जो कार्य हैं, आपकी जो संस्था कार्य कर रही है उसको आगे से आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन देने का कार्य भी सेबी संस्थाएं करती है। फिर इसके डी नंबर जो कार्य हैं वो है बाजार का विकास। तो एक लोचशील दृष्टिकोण अपना करके पूंजी बाजार का विकास करना, ये भी सेबी का मुख्य उद्देश्य है, सेबी का ही मुख्य कार्य है। तो इस तरह से आपने देखा कि विकास संबंधी जो कार्य हैं वो प्रशिक्षण एवं शिक्षा का, फिर शोध कार्य है, फिर प्रोत्साहित करना और फिर पूंजी बाजार का विकास करना। अब मैं इससे संबंधित कुछ आपको प्रश्न दे रहा हूँ जिसका उत्तर आपको लिखना है और अपने नोटबुक को कंप्लीट रखना है। कभी भी क्षण आपके नोटबुक चेक किए जा सकते हैं। तो पहला है सेबी का पूरा नाम बताइए, और दूसरा प्रश्न है सेबी की स्थापना कब हुई थी। तीसरा प्रश्न है सेबी के उद्देश्य एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो ये 3 प्रश्न आपके थे। इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है।
और हम आपको कुछ अगला जो चैप्टर है हमारा वो अध्याय 18 है जिसका नाम है विपणन प्रबंध, उसको भी हम शुरू करते हैं। तो अध्याय 18 में जब हम आते हैं, विपणन प्रबंध क्या है ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले विपणन का मतलब क्या होता है? वस्तुओं का क्रय विक्रय की व्यवस्था करना। तो आज हम आपको सबसे पहले बाजार के बारे में हम लोग जानते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार से आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु निकट संपर्क में होते हैं। ये परिभाषा स्पष्ट कह रहा है, आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि बाजार से मतलब है उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहाँ पर कि क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु विशेष को खरीदने या बेचने के लिए आपस में संपर्क होते हैं, संपर्क करते हैं। चलिए इसकी एक परिभाषा हम आपको बता दें। एली के अनुसार, एली ने कहा कि बाजार का अभिप्राय किसी ऐसे क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने वाली शक्तियों कार्यशील रहती है। देखिए इनकी परिभाषा को अगर ध्यान देंगे तो इन्होंने अपनी परिभाषा में स्पष्ट कहा कि बाजार से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है, ऐसे स्थान से है जिसमें किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने के लिए शक्तियाँ कार्य करती है, शक्तियाँ कार्यशील रहती हैं। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम बाजार की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो विशेषताएं में पहली विशेषता ये होती है कि बाजार का संबंध एक वस्तु से होता है, यानी कि अगर बाजार है तो वहाँ पर वस्तु का क्रय विक्रय होना चाहिए। क्रय विक्रय नहीं हो रहा है तो वो बाजार नहीं है। दूसरी विशेषता है कि बाजार से आशय एक क्षेत्र से है। क्षेत्र से मतलब एक स्थान से होना चाहिए। वो क्षेत्र जैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन उसका एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। तो ये बाजार की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता अगर हम देखें तो तीसरी विशेषता है बाजार में दोनों पक्ष। यहाँ पर दोनों पक्ष का मतलब है खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों पक्षों का होना आवश्यक है तभी बाजार होगा। सिर्फ अगर क्रेता है, सिर्फ खरीदने वाला अगर बाजार में है, बेचने का है नहीं, अगर वहाँ बेचे नहीं जा रहा है तो फिर वो बाजार नहीं होगा। तो बाजार में दोनों पक्ष का होना आवश्यक है, क्रेता और विक्रेता का। और अगर हम इसकी चौथी विशेषता की बात करें, जो चौथी विशेषता है क्रेताओं एवं विक्रेताओं में निकट संपर्क होता है। क्योंकि जब निकट संपर्क होगा तभी तो वस्तु का खरीदी या बिक्री होगी, और निकट संपर्क नहीं होगा तो वस्तु का क्रय विक्रय नहीं होगा। तो ये हमने देखा कि बाजार की विशेषताएं में मुख्य रूप से क्या क्या होना चाहिए। पहला तो वस्तु का होना चाहिए, दूसरा क्षेत्र का होना चाहिए, तीसरा दोनों पक्ष होना चाहिए यानी क्रेता और विक्रेताओं दोनों का होना चाहिए, और चौथा होता है क्रेता और विक्रेता के बीच में निकट संपर्क होना चाहिए। तो ये बाजार की कुछ विशेषताएं थी जो आपने देखा। इनको आप अच्छे से एक बार और देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर हम आगे बताते हैं विपणन क्या है इसके बारे में। तो विपणन का अर्थ उन समस्त व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन से है जो वस्तु और सेवाओं के प्रवाह के उत्पादन से उपभोक्ता या उपभोगकर्ता की ओर निर्देशित करता है। तो देखिए यहाँ पर विपणन क्या है, विपणन का अर्थ क्या है, उन समस्त व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन से है जो वस्तु
और सेवाओं के प्रवाह को उत्पादक से लेकर उपभोक्ता या उपयोगकर्ता की ओर निर्देशित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विपणन कहते हैं। इस प्रकार से विपणन का तात्पर्य ये होता है कि वितरण से लगाया जाता है, मतलब वस्तुओं को हम क्रेता से विक्रेता तक पहुंचाना और उसको भंडारण करना और उनको सारी सुविधा देना, ये सब विपणन कहलाता है। अब हम इसी विपणन की कुछ विशेषता की बात करते हैं कि विपणन की क्या क्या विशेषता हो सकती है। तो विपणन की विशेषता में सबसे पहला आता है आवश्यकता एवं इच्छा। आवश्यकता एवं इच्छा में विपणन का प्रमुख उद्देश्य लक्षित उपभोक्ताओं की आवश्यकता और इच्छा से, मतलब विपणन का सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि उपभोक्ताओं की क्या आवश्यकता है, उनकी क्या इच्छा है, इस चीज़ की जानकारी को प्राप्त करना है। तो ये होता है विपणन की लक्षण में पहला है आवश्यकता एवं इच्छा। दूसरी चीज़ है बाजार प्रस्ताव का सृजन। देखिए ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक वस्तु का अच्छा बाजार प्रस्ताव वह होता है जो कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं पसंदगी के विश्लेषण के बाद विकसित किया जाता है। देखिए ये पॉइंट को ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है कि एक अच्छा बाजार तभी अच्छा माना जाएगा जब वो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को, उनके पसंद को विश्लेषण करता है और फिर वस्तुओं को विकसित कराता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता है लक्ष्यों का समन्वय। लक्ष्यों का समन्वय विपणन के उपभोक्ताओं को संतुष्टि या सेवा तथा बाजार के लाभ, ये दो लक्ष्य होते हैं। कौन कौन से दो लक्ष्य हैं? एक तो हो गया उपभोक्ताओं की संतुष्टि या सेवा और दूसरा हो गया बाजार के लाभ। ये दो लाभ हैं, तो जिनमें उचित प्रकार से समन्वय होना चाहिए, तभी वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। फिर है समस्या का निदान। विपणन दो समस्याओं का निदान करता है। आप बोलेंगे दो समस्या कौन कौन से हैं? दो समस्या में पहली समस्या है कीमत निर्धारण और दूसरा है प्रवर्तक को माध्य मांग को उत्तेजित करना। यानी पहला हो गया कीमत का निर्धारण करना और दूसरा हो गया प्रवर्तक के माध्यम से मांग को उत्तेजित करना, मतलब मांग को बढ़ाना। तो ये जो समस्या होती है विपणन की, ये इसकी विशेषता बन गई है। अब हम अगर आगे देखते हैं इसकी विशेषता में, तो विनिमय प्रक्रिया। विपणन प्रक्रिया में मुद्रा के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय किया जाता है। विपणन प्रक्रिया में मुद्रा के द्वारा वस्तु और सेवाओं का विनिमय किया जाता है, जिसके लिए क्रेता और विक्रेता का होना आवश्यक है। मैंने पहले भी बताया, जो बाजार की विशेषता है लगभग वही विपणन की विशेषता है। तो विपणन प्रक्रिया में क्रेता विक्रेताओं का होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर क्रेता विक्रेता नहीं होंगे तो विपणन प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। इसके बाद इसकी जो अगली विशेषता है वो है विपणन मिश्र। विपणन मिश्र में विपणन कार्यक्रम प्रस्ताव एक निश्चित बाजार हिस्से के लिए
उत्पाद कीमत, प्रवर्तन तथा वितरण संयोजन होता है। तो विपणन मिश्र में विपणन कार्यक्रम प्रस्ताव एक निश्चित बाजार हिस्से के लिए उत्पाद कीमत, प्रवर्तन तथा विपणन संयोजन है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो विपणन की हमने अर्थ देखे और इसके लक्षणों में मुख्य रूप से लक्षण एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। पहला है आवश्यकता एवं इच्छा, दूसरा है बाजार प्रस्ताव का सृजन, तीसरा लक्ष्यों का समन्वय और चौथा है समस्या का निदान, पांचवा है विनिमय प्रक्रिया और हमारा छठवां है विपणन मिश्र। तो आप लोग बड़े ध्यान से इन जो भी विशेषताएं हैं एग्जाम में पॉइंट लिखने के लिए भी आ सकते हैं या पॉइंट का वर्णन भी करने के लिए आता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछे जाए इससे संबंधित तो आप उनको कर सकें। अब मैं इससे संबंधित कुछ होमवर्क यानी प्रश्न दे रहा हूँ, उसको भी आपको करने हैं। पहला प्रश्न है कि बाजार से क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है विपणन का क्या अर्थ है। और हमारा तीसरा प्रश्न है बाजार एवं विपणन की 4 विशेषताएं बताइए। देखिए इसमें आपको बाजार से भी विशेषताओं को लेना है और विपणन की जो विशेषता है वो भी। इस तरह से आपको दोनों विशेषताएं यानी 4 दोनों विशेषताएं आपको लिखने हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आपके सेबी के जो उद्देश्य और कार्य हैं उसको हमने पढ़ा। इसके मुख्य कार्य जो है संरचनात्मक कार्य, संचालन संबंधी कार्य और ये आपका विकास संबंधी कार्य पढ़ा। फिर हमने आज अध्याय 18 भी शुरू किया जिसमें हमने बाजार का अर्थ पढ़ा, परिभाषा और विशेषताओं को हमने देखा। और इस तरह से हमने आज जो विपणन का अर्थ भी पढ़ा और उसकी विशेषताएं जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताया, इन सबको आराम से अच्छे से पढ़ना है और इसको लिख करके अपने कॉपी में तैयार रखना है।